नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी सीरीज में कुछ बात करेंगे। आज हम सिटीजनशिप पर बात करेंगे, नागरिकता पर बात करेंगे और समझते हुए बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। तो देखिए, सिटीजनशिप जो शब्द है, नागरिकता जो है, यानी इंग्लिश में जो सिटीजनशिप है, इसको पहले समझते हैं कि ये क्या है, पहले इसका अर्थ क्या होता था और आज इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, ये एक लैटिन का शब्द है। ये लैटिन भाषा से इंग्लिश में ये आया है। तो जब ये लैटिन में यूज होता था तो इसका अर्थ होता था रिलेटेड टू सिटी, शहर से संबंधित। सिटी से सिटीजनशिप, यानी जो पहले लोगों की पहचान शहर से होती थी, लेकिन जब ये इंग्लिश में आया तो इसके अर्थ में विस्तार हुआ। शब्द के अर्थ में विस्तार होता है, शब्द के अर्थ में संकुचन भी होता है। विस्तार का मतलब ये कि किसी जमाने में किसी शब्द का मतलब इतना ही होता था, लेकिन अब उस शब्द का मतलब कुछ ज्यादा हो गया। और संकुचन का मतलब ये होता है कि पहले किसी जमाने में किसी शब्द का मतलब जो है ज्यादा अर्थ होता था, व्यापक अर्थ पर उसका प्रयोग होता था, लेकिन आज वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। अब ये उदाहरण के लिए मैं अगर समझाऊं तो मुझे जो याद आ रहा है अभी, जैसे पहले सैलरी जो एक शब्द होता है इंग्लिश में, सैलरी, जो जिसको कहते हैं ना हमारा सैलरी मिल गया या हमारा सैलरी आने वाली है। तो देखिए, सैलरी के अर्थ में विस्तार हुआ है। किसी जमाने में सैलरी जो शब्द का प्रयोग होता था, वो साल्ट के लिए जो सोल्जर को अलाउंस मिलता था उसको सैलरी कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इस अर्थ में परिवर्तन हुआ और ये सैलरी किसी भी तरह के जो पैसे मिलते हैं काम करने के बाद, उसको सैलरी कह देते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विस्तार हो गया शब्द में। पहले किसी और सेंस में यूज हो रहा था, अब वो किसी और में चला गया, ये सैलरी का मतलब। अब संकुचन देख लेते हैं कि कहाँ हुआ। जैसे वाइफ एक वर्ड है इंग्लिश में, पत्नी जिसको कहते हैं। वाइफ का अर्थ पहले जो है वो होता था ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए, यानी अपनी पत्नी। सॉरी, वाइफ का अर्थ पहले जनरल सेंस में होता था, किसी भी फीमेल को वाइफ कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ ये वाइफ का मतलब अपनी पत्नी। तो देखिए, अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन हो गया है। पहले ये जनरल था और अब क्या हो गया, संकुचित होकर अपनी पत्नी को वाइफ कहते हैं। तो शब्द भाषा विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो शब्दों में संकुचन और शब्दों में विस्तार मिलता है। उसी तरह सिटीजनशिप में विस्तार हुआ है। पहले सिटीजनशिप का अर्थ होता था रिलेटेड टू सिटी, का पहले व्यक्तियों की पहचान शहर से होती थी, तो इस शहर का ये सिटीजन है। लेकिन जब ये लैटिन से इंग्लिश में बोरो किया गया इस शब्द को, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्टेट और कंट्री, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री का हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी स्टेट का हो। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शब्दों में विस्तार हुआ है। आइए आगे बात करते हैं हम। तो इसका कंसेप्ट अगर पॉलिटी में अगर पूछेगा कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट पहले किसने दिया, तो अरस्तु। मैं बस इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अरस्तु ने नागरिकता का सिद्धांत दिया था, नागरिकता का कंसेप्ट दिया था पहली बार। तो अब हम इंडियन सिटीजनशिप पर बात करेंगे। तो देखिए, पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, पार्ट 2, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 तक की चर्चा की गई है भाग 2 में, जो कि सिटीजनशिप के बारे में बातचीत करता है, उसी पर हम बात करेंगे। वीडियो पता नहीं कितना लंबा होगा, विस्तार में बात करेंगे, समझ के बात करेंगे। आप अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा, मतलब थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हड़बड़ी करके क्या फायदा है, समझ के बात करिए, शब्दों पर गौर करके बात करेंगे। इंडियन सिटीजनशिप पर बात करते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकों को किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन व्यक्ति भारत का माना जाएगा, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए,
किसी भी गणतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक राज्य या कहें या किसी गणतांत्रिक राज्य कहें, राजतंत्र कहें, जो स्टेट होता है उस स्टेट के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उस रूल्स रेगुलेशन के दायरे में किसी व्यक्ति को उस देश का नागरिक माना जाता है। तो किसी देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला कि वो एक पर्सन, व्यक्ति रहता है, दूसरा कि सिटीजन रहता है, और तीसरा कि माइनॉरिटीज रहते हैं। तीनों को समझिए, तीनों में डिफरेंस क्या है। व्यक्ति हम उसको कहेंगे जो भी रह रहा हो, चाहे वो उस देश का नागरिक हो चाहे नहीं रहा। मतलब कि भारत में इतना समझिए कि कोई अमेरिका का भी अगर आदमी रह रहा है तो उसको कहेंगे कि पर्सन लिविंग है, यानी कि पर्सन रह रहा है, लेकिन उसको सिटीजन नहीं कहेंगे, उसको माइनॉरिटीज भी नहीं कहेंगे। तो सिटीजन का कंसेप्ट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिटीजन क्यों, जब पर्सन है तो सिटीजन क्यों? तो सुनिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास कुछ सीमित संसाधन हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। तो उस सीमित संसाधन में हमें सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सरकार के लिए एक है ना कि हम सबको समान रूप से बांटे, जो भी यहाँ की संपदा है, हम जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको फिर लौटाएं भी, कुछ दे भी। तो सिटीजनशिप का कंसेप्ट इसीलिए बनाया गया कि हम जिससे टैक्स लेते हैं हम उसको कुछ दे सकें और कुछ विशेष दे सकें, और कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट करें। क्योंकि अगर खुला छोड़ दिया जाए, किसी को भी सिटीजनशिप मान लिया जाएगा, तब जहां पर जिस देश में रिसोर्सेज ज्यादा है, जिस देश में लोकतंत्र की बढ़िया व्यवस्था है, जिस देश में मान आदर सम्मान होगा, जो डेवलप कंट्री, लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाना जरूरी है। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि पर्सन हम उसको कहते हैं जो उस देश में रह रहा है, सिटीजन उसको कहते हैं जो कानून के दायरे में उसको एक विशेष प्रकार का पर्सन मान लिया गया, और माइनॉरिटीज उसको कहते हैं कि सिटीजन में ही कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड लोग हैं जिनको कुछ और विशेष राइट दे दिए जाते हैं। देखिए, अब पर्सन को जनरल राइट हम प्रोवाइड करते हैं, जनरल राइट होता है। सिटीजन को कुछ ऐसे अधिकार मिलता है जो पर्सन को नहीं मिलता है, और माइनॉरिटीज को कुछ स्पेसिफिक राइट मिलता है, कुछ विशेष प्रकार के अधिकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अगर वो भारत का पर्सन है, कोई, चलिए भारत के सेंस में कि अगर भारत का पर्सन है तो चाहे वो सिटीजन है चाहे विदेशी है, उसको जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, किसी से बातचीत करने का अधिकार है, नेचुरल जो फिनोमिना है, नेचुरल जो चीजें हैं उसका उपभोग करने का भी अधिकार है। यह जनरल राइट है। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, जो जीने का अधिकार है, किसी से बातचीत करने का अधिकार, हवा लेने का अधिकार, जो सामान्य अधिकार है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, या फिर कानून उसके लिए भी है जनरल, तो उस पर्सन को मिलेगा। सिटीजन वो होता है जिसको कुछ हम विशेष प्रकार का अधिकार देते हैं। जैसे भारत में रह रहा है, वो भारत का नागरिक है, तो वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है या चुनाव में वोट कर सकता है किसी के लिए, राजनीतिक अधिकार उसको मिला है। तो किसी विदेशी को राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे, लेकिन हर विदेशी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देंगे। सिटीजन को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी देंगे, स्वतंत्रता का अधिकार भी देंगे, और राजनीतिक अधिकार भी देंगे। और माइनॉरिटीज को ये सिटीजन में से ही कुछ विशेष प्रकार, उनको संरक्षित करने के लिए हम और विशेष प्रकार के, जैसे माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन अलग खोला जा सकता है। जैसे भारत सरकार को अधिकार है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग प्रकार के संस्थान खोल दें, उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दे कि और कोई नहीं जाएगा, इसमें जब भी जाएगा तब माइनॉरिटीज के लोग ही जाएंगे। भारत सरकार को यह अधिकार है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए किया जाए। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना गया है, पारसियों को अल्पसंख्यक माना गया है, ईसाइयों को अल्पसंख्यक माना गया है। तो भारत सरकार हज पर सब्सिडी देती है, हज करने जाते हैं लोग तो मक्का मदीना में, तो ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज को ही है।
यानी कि अगर आप कहेंगे कि हम भी मक्का मदीना जा रहे हैं एक हिंदू होकर के, हमें भी दे दीजिए, तो नहीं मिलेगा। ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यक को मिला है। तो हम देख लिए कि 3 तरह के व्यक्ति रहते हैं भारत में। पर्सन, जो कोई भी हो सकता है, देश का भी हो सकता है, विदेश का भी हो सकता है, किसी प्रकार के। सिटीजन, जो सिर्फ इस देश का नागरिक है, जिसको हम हर प्रकार के अधिकार देते हैं। माइनॉरिटी, सिटीजन में ही कुछ लोग जिनको हम कोई स्पेसिफिक राइट देते हैं, उसको कहते हैं। तो देखिए, पर्सन को व्यक्ति कहेंगे, सिटीजन को नागरिक कहेंगे, और माइनॉरिटीज को अल्पसंख्यक कहेंगे। तो ये बात आप समझ गए। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में, ये देखिए, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हम सडनली आजाद नहीं हो गए, अचानक ही हमको आजादी नहीं मिल गई, यानी कल तक गुलाम थे और आज आजाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आजाद होने की एक प्रक्रिया हुई है। यानी कि अगर ठीक से देखा जाए तो हम लोग को आजादी तो मिल गई थी हद तक। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही बहुत सारे हमें अधिकार मिल गए थे। उसके बाद 45 में भी बहुत कुछ अधिकार मिल गए थे। तो हम एक आजाद जो हुए हैं, एक प्रक्रिया के तहत आजाद हुए हैं। तो भारत में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो यह तय किया गया कि कौन कौन भारत का सिटीजन होगा। सिटीजन होगा कौन कौन, यानी संविधान लागू जिस दिन हुआ उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक हो जाएगा, इसकी चर्चा भारत के संविधान में है। लेकिन कानून के दायरे में कौन कौन भारत का नागरिक होगा, इसकी चर्चा, या किसको नागरिकता दी जा सकती है, किससे नागरिकता छीनी जा सकती है, इसकी चर्चा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है। अब देखिए ये क्यों, जब ये है ही, जब संविधान है ही, तो फिर एक्ट क्यों बनाया गया, अब मैं आपको समझा रहा हूं। भारत जब आजाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियों के साथ आजाद हुआ। पहला तो देश का बंटवारा हो गया था, दंगे हो रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो विदेश में रह करके और भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। भारत के ही नागरिक थे, भारत के ही व्यक्ति था, लेकिन उसको अंग्रेजी सरकार ने या तो निर्वासन दे दिया, या वो उस जुल्म के डर से वो भारत से बाहर चला गया और वहीं से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा है। तो भारत का वो भी है, या भारत का ही व्यक्ति है, विदेश में रह रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा व्यवस्था किए संविधान में कि कोई छूट न जाए। जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे हम अधिकार दे दिए जिसके तहत लोग नागरिक हो गए। मतलब ऐसा भी अधिकार दे दिए थे हम कि भारत में जो पैदा हो गया ना, वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी अब ये मान के चलिए कि 2 अमेरिकी नागरिक, माने पति पत्नी, भारत में घूमने के लिए आए, अब 10-15 दिन बाद उनको बच्चा हो गया उस औरत को, तो ऑटोमेटिकली वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ऐसा भी हमने जल्दी जल्दी में दे दिया था। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की जो अनुच्छेद हैं, 5 से 11, ये बताता है कि कौन कौन भारत के नागरिक होगा और कौन किस तरह से नागरिकता हम छोड़ा जा सकता है। हम नागरिकता अगर मिली हुई है हमें, तो हम चाहें तो नागरिकता को त्याग भी सकते हैं। और अनुच्छेद 11 जो है ये बात करता है कि आजादी के बाद एक कानून बनेगा नागरिकता पर। तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, कानून में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है नागरिकता के मामलों में। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक के जो अनुच्छेद है, ये तत्कालीन परिस्थितियों को सुधारने के लिए, तत्कालीन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। मैं बार बार कह रहा हूं कि उस समय बहुत सारी चुनौतियों से देश जूझ रहा था। दंगा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था,
भारत पाकिस्तान हो गया था, कौन भारत का माना जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, इसकी भी जो सीमा पर थे उन तो और भी किधर के होंगे, इधर के होंगे कि उधर के होंगे। इन सारी स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ हम कर दिए ऐसा कि विद्रोह ना हो, दंगा ना हो, कोई छूट ना जाए, तो हम उसको संविधान में जगह दे दिए कि ये भी होगा वो भी होगा। लेकिन जब हम कंट्रोल कर लिए उन सारी सिचुएशंस को, तब भारत अनुच्छेद 11 इसीलिए लाया गया कि वो कंट्रोल करके बाद में एक बढ़िया सा कानून बनाएगा और उस कानून के दायरे में कोई छूट ना जाए, या कोई अगर गलती से दे दिया गया है तो उसको हटा दिया जाए। ऐसा ऐसा कुछ 1955 में बनाया गया। तो चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, ऐसे ऐसे करके देखेंगे। वीडियो पता नहीं कितना लंबा होगा, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो 2 हिस्से में कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और अगर आपको लगेगा कि ये देखने की ज़रूरत नहीं है तो आप बढ़ाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हम 5 से लेकर के 11 तक पर बात करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बाद में फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, इसको समझते हैं हम। आर्टिकल 5 है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान लागू होने के समय भारत का कौन कौन नागरिक होगा, आर्टिकल 5 उसके बारे में बात करता है। मेरे पास बेयर एक्ट है, यह है बेयर एक्ट। मैं शब्दतः पहले पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल 5 क्या लिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन क्या है। आर्टिकल 5 है सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे लिखा है एट द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। संविधान लागू होने के समय, यानी लागू कब हुआ था संविधान, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस समय भारत का नागरिक किसे माना जाएगा, तो देखिए इसके 3 ये है कि डोमिसाइल के आधार पर, यानी जो जो भारत में निवास कर रहा हो, जो भारत का निवासी हो, उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे अगर वो 3 शर्त पूरा करता हो। पहला शर्त क्या है, हु हैज बर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी उस समय जितना भारत था 1950 के समय, या तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक, भारत के टेरिटरी में उसका जन्म हुआ हो, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हो गया तो वो हो गया, वो मतलब वो नागरिक माना जाएगा। अब देखिए ये कितना खतरनाक आर्टिकल है। खतरनाक किसको कहें, जैसे मैं पहले बताया था कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेने पर, तो भाई अगर हम बोले कि 2 अमेरिकी नागरिक आए भारत में ताजमहल देखने के लिए, इंडिया गेट देखने के लिए, और वो महिला प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी भारत में हो गया, तो बचवा जो है ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो गया इस लाइन के अनुसार। पहला शर्त यह है कि भारत का डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आप भारत का नागरिक माने जाएंगे यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो, पहला शर्त। और दूसरा, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या अगर इस शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं तो दूसरा शर्त यह है कि आपके माता या पिता में से कोई भारत में जन्म लिया हो। यानी कि मान लीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी है कोई, उसका बच्चा तो यहां पैदा नहीं होगा, वो तो बाहर स्वतंत्रता सेनानी अगर जो बाहर रह करके और भारत की आजादी के लिए लड़ रहा हो, या भारत के आदमी व्यक्ति है वो बाहर नौकरी कर रहा हो, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। तो उसके लिए कहा गया कि या तो आपके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, यानी वो भारत में जन्म लिया हो, या और
संविधान लागू होने के 5 साल पहले से, यानी कि संविधान लागू हुआ 1950 में, अब 5 साल पहले यानी कि 1945 से, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। तो ये इस लाइन है तीनों। पहला है कि हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके पेरेंट्स में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो। और तीसरा है, हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। ये तीसरा है। अगर तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरा कर रहा हो तो भारत का निवासी माना जाएगा, उसके पास भारत का डोमिसाइल लेने का अधिकार है और वह व्यक्ति भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। देखिए, ये आर्टिकल जो है पहला खतरनाक आर्टिकल है। इससे हम अनावश्यक लोगों को भी नागरिकता दे रहे हैं। ये बढ़िया है कि भारत के बाहर जो रह रहा है, भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध कर रहा है, सहयोग कर रहा है, उसके बाल बच्चे को इससे मिल जाएगा। या फिर जो भारत के बाहर उस समय नौकरी कर रहे हैं उसके बाल बच्चे को भी मिल जाएगा। ये जो तीसरा है कि भारत के संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, इसके 2 अर्थ है। पहला तो ये कि ये उन लोगों को रिजेक्ट कर रहा है जो 5 साल से पहले, मतलब 2 ही साल से रह रहे हैं। मान लीजिए कि 1950 को संविधान लागू हुआ और वो 1948 में ही भारत आए, और जब भारत आए, मान लीजिए कहीं ईरान के हैं, इराक के हैं, अमेरिका के हैं, अब भारत आए और इनको भारत पसंद आ गया, यहाँ की संस्कृति पसंद आ गई, तो उनको ये रिजेक्ट कर रहा है कि आपको नहीं मिलेगा। 5 साल पहले से आप रह रहे हैं तभी आपको मिलेगा। और फायदा किसके लिए है कि मान लीजिए कि 5 साल से कोई रह रहा है, 6 साल से रह रहा है, 8, 9, 10 साल से रह रहा है, तो 10 साल से कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर रह रहा है तो ये मानकर चलते हैं कि वो भारत का ही हो गया हो, भारत की संस्कृति से उसको लगाव हो गया, भारत में उसका संबंध बन गया, भारत में आकर विवाह कर लिया, भारत में माने किसी भी तरीके से 5 साल से अधिक से रह रहा है तो उसको भी दे दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल बेहतरीन है। ये सब क्लॉज जो है आर्टिकल 5 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 5 के क्लॉज 3 जो है संविधान लागू होने के 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा है। तो इन तीनों शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति भारत के निवासी माने जाएंगे और इन व्यक्तियों को हम भारत के नागरिक स्वीकार कर लेंगे। ये आर्टिकल 5 कहता है। देखिए 5 के बाद 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या करता है। सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी कि ये 6 जो आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता की बात करता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में थे, उधर के थे, जब बंटवारा हुआ तो ऐसा हुआ ना कि इधर के लोग उधर चले गए और उधर के लोग कुछ इधर आ गए, ऐसा हुआ। तो ये आर्टिकल 6 उन लोगों को नागरिकता देता है जो भारत में आए। कहां से आए? पाकिस्तान से आए। सिर्फ पाकिस्तान की बात है, किसी और देश से नहीं। तो देखिए, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, उन लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए है ये, यानी जो पाकिस्तान से आए हैं, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, जो भारत में आए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। उनके लिए 2 व्यवस्था कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं, यानी संविधान तो लागू 1950 में हुआ, लेकिन देखा गया कि अगर 1948 से पहले अगर आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आए हैं तो बस आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या?
तो आप भारत सरकार से एक परमिट वीजा लीजिए, परमिट एक शब्द है, परमिट लीजिए, आवेदन करके रजिस्ट्रेशन कराइए और 6 महीना बाद आपको नागरिक मान लिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि आप परमिट ले रहे हैं तो 6 महीना आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, फिर भाग जा रहे हैं, आपकी गतिविधि कैसी है, या एक ऐसी व्यवस्था, एक परमिट भारत और पाकिस्तान के सरकारों में एक एग्रीमेंट हो गया कि हम देंगे उनको भी जो 1948 के बाद आएंगे, लेकिन 6 महीना उनका इंतजार किया जाएगा। अब देखिए भाषा, कानून की भाषा कैसी, कितना क्लिष्ट है इन्हीं बात को समझने के लिए। आसान भाषा में ये समझिए कि आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत में आए। पहला शर्त, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तो वेलकम है, ऐसे ही एकदम आके रहिए, कोई रोक टोक नहीं, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद आए हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आप भारत सरकार से पहले परमिट लीजिए आवेदन करके और 6 महीना रहिए, 6 महीना बाद आपको नागरिक मान लिया जाएगा। ये बेयर एक्ट इसको कैसे लिखता है, इतना लंबा सेंटेंस कैसे आप समझ पाएंगे? देखिए लिख हम पढ़ रहे हैं, मूल बात यही है, बस पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान notwithstanding anything in आर्टिकल 5, मैंने ये बात आर्टिकल 5 पर में नहीं आ रही है। A person who has migrated to the territory of India from the territory of now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of his constitution if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935 as originally, and दूसरा, in the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by the official appointment in that behalf of by the government of the Dominion of India on application made by him. Therefore, such official before the commencement of this constitution in the form of manner prescribed by that government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. इतना लंबा बात, इतनी लंबी बात लिखी हुई है, इतना लंबा सेंटेंस, ये शायद आप पढ़ेंगे शायद समझ में ना आए, बहुत जोर देना पड़ेगा, लेकिन इसका जिस्ट यही है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी अगर 1948 से पहले आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पिताजी, आपके दादाजी संयुक्त भारत में, यानी जब पाकिस्तान और भारत था ही नहीं, एक ही था उस समय, तो उसी में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए कोई माने बात नहीं। आप 1948 से पहले आए हैं 19 जुलाई, तो आप रह लीजिए, लेकिन उसके बाद आए हैं तो आपके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट होगा डोमिनियन की तरफ से, और आप जो है 6 महीना रहिए और 6 महीना बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की। आर्टिकल 7 जो है भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए भी व्यवस्था किया गया कि आप भारत से पाकिस्तान गए हैं, लेकिन वहां गए लेकिन आपका मन नहीं लगा, किसी कारणवश वहां से आना चाहते हैं, तो संविधान में इसकी भी व्यवस्था की गई कि अच्छा भाई आप गए थे, कोई बात नहीं, आ जाइए फिर अगर आना चाहते हैं तो। आप भारत के ही थे लेकिन आप चले गए आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले ही चले गए थे, आपको लगा कि पाकिस्तान में हम जाएंगे तो हमें अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा सरकार मिलेगा, रहेंगे, आपका वहां पर कुछ था, आप चले गए थे। लेकिन चूंकि जब देश आज़ाद हुआ तो आप देखे, आप सोचे कि नहीं हमें भारत में ही मतलब ठीक ठाक व्यवस्था मिल जाएगी,
हमें वहीं रहने का मन कर रहा है। तो वैसे लोगों के लिए व्यवस्था भी किया गया है उस समय। देखिए मैं एक बात कहूं ना, तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये सब बनाए गए हैं। तो देखते हैं हम कि आर्टिकल 7 में क्या है। 6 में तो समझ गए कि पाकिस्तान से भारत आया, और 7 में समझ जाते हैं कि भारत से पाकिस्तान गया लेकिन वहां रहा नहीं, फिर वापस हो गया। तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो देखिए आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है। राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी भारत का व्यक्ति था, पाकिस्तान चला गया आजादी के समय, लेकिन वो फिर वापस आना चाहता है, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। और इस आर्टिकल की कोई भी बात यानी इसके पहले वाले पर अप्लाई नहीं होगा, ये इतना समझ लीजिएगा। उदाहरण के लिए कि हम 5 में क्या पढ़े कि भारत में जो डोमिसाइल जिसका होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। 6 में क्या पढ़े कि पाकिस्तान से आया है भारत में, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो कोई परमिट की जरूरत नहीं है, उसके बाद आया है तो 6 महीने की परमिट की जरूरत है। तो इसकी बात, उन दोनों की बात इस पर अप्लाई नहीं होगा और इसकी बात उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो आर्टिकल 7 है कि जो लोग भारत के थे पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आ गए। तो देखिए, लेकिन उनके साथ एक शर्त है कि अगर मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, उसके पहले गया हो तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले गया हो फिर आ गया हो तो उसको इसके पहले वाले के अनुसार मिलेगा। लेकिन मार्च 1947 के बाद लगा कि अब देश आजाद हो जाएगा, चलो वहीं चलते हैं, मार्च 1947 में ही चला गया, क्योंकि मैं बताया ही कि हम आजादी एक प्रक्रिया के तहत हुए हैं। ये संभावना दिखने लगा था 2-3-4 साल पहले से ही कि हम आजाद हो जाएंगे, तो उसी समय वो चला गया है। तो मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया हो, वापस आ रहा है, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 6 महीना बाद उसको भी 6 महीना वो रहेगा परमिट लेकर और फिर उसको दे दिया जाएगा। इसकी भाषा बहुत कठिन है, मुझे लगता है कि एक बार में पढ़ के समझ में आएगा नहीं। राइट्स ऑफ citizenship of certain migrants to Pakistan, notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the 1st day of March 1947 migrated from the territory of India to territory of now included in Pakistan shall not be deemed to a citizen of India, provided that nothing in its article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under the permit for settlement or permanent return issued by or under the authority of India any law, and every such person shall for the purposes of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 9th day of July 1948। इतना कठिन भाषा शायद समझ में आ जाएगा, जो कानून के विद्वान होंगे उनको तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये भाषा लिखी भी गई है, ड्राफ्टिंग की गई है कानूनविदों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि कठिन नहीं लिखना चाहिए, कानून की भाषा कठिन होने के कारण ही बहुत लोग परेशान होते हैं। और मेरा शोध भी जो है इसी पर है, द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, लीगल इंग्लिश। तो बेसिकली इसका जिस्ट यही है कि पाकिस्तान से जो भारत आया व्यक्ति उसको नागरिकता मिल जाएगी, यानी भारत जो गया था पाकिस्तान वो वापस आ रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो। ठीक, देखिए तो 7 हो गया। 8 क्या हो गया कि सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया, ये उसके लिए है जो भारत का तो था लेकिन आजादी के समय भारत में नहीं रह रहा था, तो वैसे लोगों को भी तो नागरिकता देना है और उन लोगों के बच्चों को भी तो नागरिकता देना है। तो भारत के बाहर रह रहा कोई बच्चा, भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति, अगर उसके माता या पिता भारतीय है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी 8 के तहत।
5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए। 8वां बाहर रह रहे लोगों के लिए। इसकी भाषा बहुत कठिन है वेयर एक्ट में जो लिखा है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ते हैं। जो आर्टिकल 9 है वो ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं स्वेच्छा से त्याग करना तो आप त्याग कर सकते हैं। आर्टिकल 9 माने पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन, यानी कि अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे स्टेट का नागरिक हो गए, स्टेट का मतलब कंट्री, यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री का नागरिक हो गए तो आर्टिकल 9 के तहत, 9 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है, यानी कि अगर आप स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं, स्वेच्छा से लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, निर्वासन किया गया तो वो तो समाप्त हो ही जाएगा, आपको निकाल दिया गया तब तो हो ही गएगा। लेकिन आर्टिकल 9 स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये समाप्ति की बात करता है 9। और आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी कानून के दायरे में। कानून ये गारंटी देता है, भारत का संविधान आपको ये गारंटी देता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। चाहे भारत सरकार कोई कानून बनाएगी भी, मतलब कहा गया है ना कि बाद में एक कानून बनेगा कि कौन भारत का नागरिक है बढ़िया से, तो उस समय जब बनाएगी ना तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं करेगी। यानी आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी, चलेगी। यानी जो संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक हो गया, कानून जब बनेगा नागरिकता पर, उस समय भी वो भारत का नागरिक रहेगा। नहीं तो भाई ये तो गड़बड़ भी हो सकता है ना। मान लीजिए कि आपको 1950 में मान लिया गया कि आप नागरिक हैं, रहेंगे, और अगर आर्टिकल 10 नहीं होता तो सरकार क्या करती कि छांट छांट के लोगों को निकाल सकती थी। तो ये बात की गारंटी देता है कि आपको एक बार नागरिकता मिल गई भारत की, अगर आप स्वेच्छा से नहीं त्याग कर रहे हैं या कानून का कोई मतलब कुछ ऐसा उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो सरकार आपसे ये छीन नहीं सकती है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। भारत का नागरिकता का बना रहना। और अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है, मतलब पार्लियामेंट को यह राइट है कि एक नागरिकता से संबंधित तो कानून बनाएगी अपने हिसाब से देख करके, आगे कानून के दायरे में किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता से वंचित करना है, कौन कौन से लोग कौन कौन काम करेंगे तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, किन किन लोगों को नागरिकता दिया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक भारत सरकार जब कानून बनाएगी तो अनुच्छेद 11 राइट देता है कि वो आप कानून बना सकते हैं। तो 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट को ये राइट आर्टिकल अधिकार देता है कि इसको रेगुलेट करने के लिए, यानी सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी। तो ये रहा भारतीय संविधान में नागरिकता की स्थिति। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 5 डोमिसाइल से नागरिकता। डोमिसाइल में कौन कौन? वह व्यक्ति जो भारत में पैदा हो गया हो, या उसके माता या पिता में से कोई एक पैदा हो गया हो, या भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले से रह रहा हो। यह अनुच्छेद हो गया 5। अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से भारत आया हो। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो कोई बात नहीं, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो 6 महीना बाद मिल जाएगा। आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान गया हो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो 1 मार्च 1947 से के बाद गया हो, 1 मार्च 1947 से बाद गया हो, और 6 महीना बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत का कोई बच्चा बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि, हाँ 8 हो गया। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई त्यागना चाहता है, अगर दूसरे देश का नागरिकता आप कोई ले लिया तो उसकी चली जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी, जब भी कानून बनेगा आप भी नागरिक रहेंगे, यानी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो गई जिनको एक बार मिल गया। और अनुच्छेद 11 कहता है कि पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी नागरिकता को कंट्रोल करने के लिए, सिटीजनशिप एक्ट को
कंट्रोल कर। देखिए भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो नागरिकता से संबंधित कानून देखता है, बनाता है, उसका एक विभाग ही है सिटीजनशिप का। तो जितने भी ये संशोधन हो रहा है, अभी जो एनआरसी पर बवाल हुआ था, जब हम 1955 पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे। तो जो भी नागरिकता में संशोधन करना है, नागरिकता के बारे में कुछ घटाना है, बढ़ाना है, वो सब गृह मंत्रालय से कंट्रोल होता है। गृह मंत्रालय संसद के द्वारा बनाता है, यानी संसद को यह अधिकार है, गृह मंत्रालय को अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय उसका देखरेख करता है। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून जो है ना संसद बनाएगी, लेकिन कौन उसके लिए मंत्रालय कौन है? जैसे हर काम के लिए कोई ना कोई मंत्रालय होता है ना, वैसे ही नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है, वही उसी के द्वारा ये सब है। तो ये तो संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता से संबंधित इतनी बातें कही गई। इसके बाद एक पार्ट और होगा, जो नागरिकता 1955 में जो कानून बना था उसमें कौन कौन नागरिक होगा और किस किस विधि से नागरिकता चली जाएगी। तो नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं और चले जाने के 3 तरीके हैं। हम फिर अगले पार्ट में बात करेंगे। तो साथियों, मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा विस्तार में और थोड़ा संक्षेप में भी बताएं कि भारत का नागरिक कौन कौन है। आपको अगर लगेगा कि हमें कुछ और भी बताना चाहिए या कुछ मैं गलत बोल दिया या कुछ बोलना चाहिए जो मैं नहीं बोला, तो आप कमेंट में बताइए, मुझे सजेस्ट करिए, मेरे साथ पढ़िए। ये हम सीखने की प्रक्रिया में वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।